यदि कार्य कोई तुमने प्रारंभ कर दिया है तो उसका अंत ही कर दो, यदि बीच में छोड़ दिया तो वो तुम्हारा अंत कर देगा। तो मैम ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मैम मेरा नाम रंजीत भतकारिया है। उसके बाद बोलती हैं कि आप भिंड जिले से हैं? मैंने कहा जी मैम। कि आपका जन्म भिंड में ही हुआ है? मैंने कहा जी मैम। फिर बोलती हैं आपके दादा परदादा भिंड में ही रहते हैं? हमने जी मैम। फिर बोलती हैं भिंड क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि भिंड चंबल के बीहड़ के लिए और डाकुओं की सणस्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके बाद बोलती हैं अच्छा वहाँ कौन कौन से डाकू थे? तो मैंने 4-5 डाकुओं के जो हमारे साथ, हमारे यहाँ के लोग समझ रहे होंगे, मलखान सिंह, मोहर सिंह गुर्जर, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, पुतली भाई। तो मैम बोल दिया क्यों फूलन देवी से भी पहले कोई देवी थी? तो मैंने कहा सॉरी मैम मुझे याद नहीं है, शायद होंगे। तो एक सर ग्वालियर के थे जो जस्टिस बैठे थे, वो आपस में बात करने लगे कि फूलन थी तो पहले बहुत देवी, लेकिन फूलन देवी ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं क्यों फूलन देवी अभी जिंदा है कि मर गई? तो मैंने कहा मैम फूलन देवी का कुछ समय पहले देहांत हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया CBC से कि एक सिविल बाद के लिए कौन कौन से एक्ट अप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नया था, दिमाग काम नहीं किया वहाँ से, लेकिन दिमाग आया कि अपन 12 सब्जेक्टों में सिविल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैंने बताना स्टार्ट कर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, विंध्य संतोष अधिनियम, परसीमा अधिनियम, सब बता दिया। संविधान को छोड़ दिया क्योंकि वो तो संविधान ही है, ठीक है ना। वैसे संविधान को हम सिविल में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर मैं एविडेंस बताना भूल गया। तो मैम का क्रॉस क्वेश्चन आया क्यों एविडेंस अप्लाई नहीं होता? मैंने कहा जी मैम मैं बताना भूल गया, एविडेंस भी अप्लाई हो सकता है, सॉरी मैम। फिर दूसरे सर ने क्रॉस किया कि एविडेंस किस स्तर पर अप्लाई होता है? तो मैंने कहा विचारण स्तर पर अप्लाई होता है। तो बोलते हैं विचारण कार्रवाई कब से प्रारंभ होती है? तो क्रिमिनल फेवरेट था तो सीधा जवाब निकला कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, और इंटरव्यू चल रहा है सिविल पे। तो बोलते हैं क्यों, क्या सिविल मामलों में भी आरोप पत्र फाइल किया जाता है? मैंने कि नहीं सर, सिविल मामलों में वाद पत्र फाइल किया जाता है। तो तालियां बजाकर रंजीत का स्वागत करो। तो बैठ जा रंजीत आराम से। ये रंजीत हैं और उधर उनके भाई संदीप हैं। रंजीत जो है भिंड के गोहद जगह से आता है, तहसील है। भिंड वाले कौन है यहाँ पर? में तेरी तो बात सही लगता है तो भिंड वाला। तो भिंड एक जगह जो कि लंबे समय तक बदनाम रहा है बागियों के लिए, डाकुओं के लिए। और जैसे कि मैंने भी टॉन्ट कर दिया कि तेरी तो बात से ही समझ में आता है तो भिंड का है। तो कोई भिंड का है इसका मतलब दो चीज़ें लोग समझते हैं, या तो ये पुलिस कांस्टेबल के लिए परफेक्ट है, या CRPF CISF के लिए परफेक्ट है, या लगता है कि ये बागी डाकू होने के लिए परफेक्ट है। लेकिन वहाँ से अगर कोई जज बन रहा है तो ये सिर्फ उस जगह के लिए ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। तो रंजीत पर हमें तो बहुत गर्व है ही, पहले दिन से ही है। रिजल्ट आने के बाद से ही रंजीत और मैं एक दूसरे से मिलने के लिए छटपटा रहे हैं वाली कहानी है। उसने 2 बार फ़ोन लगा दिया, सर कब कल मिलोगे? कल वो आने के लिए था, मैं जाने के लिए था, रास्ते में हम मिले। फिर वो इंतज़ार कर रहा था, मैं कहीं और बैठा हुआ था। फिर मैं जब आया तो वो चला गया था। फिर मैंने कहा यार एक काम ये कर लेते हैं सबसे बढ़िया कि कल सीधे स्टूडेंट से मिलवाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये कि जैसे मैं रंजीत को अभी बोल भी रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप बने नहीं होते हो तब तक आपको ये लग रहा होता है कि कोई बना हुआ इंसान दिखता कैसा है, क्या उसके सींग तो नहीं होते, पूंछ तो नहीं होता है एक। तो आप देख सकते हो आपके जैसे साधारण सा दिखने वाला इंसान जज बन गया, लेकिन उस साधारण से दिखने वाले इंसान ने असाधारण काम क्या किया वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि साधारण से दिखने वाली इंसान के चेहरे के पीछे एक असाधारण मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। और वो मेहनत क्या है, कैसा है, आप जानकर समझ पाओगे। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने की जो ज़रूरत है वो सिर्फ ये है कि हर किसी की कहानी का वो अपना हीरो है। आपकी कहानी लिखी जानी बाकी है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरे की कहानी में खुद को फिट कर लेते हैं। जैसे मान लो कि हमको कोई, जैसे भी आपको बहुत सारे लोग दिखाई पड़ेंगे, आपको ऐसे स्टूडेंट दिखाई पड़ेंगे विभा जैसे, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास कर लिया। सलोनी तेजावत मिलेगी आपको सैटरडे को, अगर आती है क्लास टाइम में मैं मिलवा ही दूंगा आपको। तो सलोनी जो है वो 22 साल की उम्र में जज बन गई। 23 साल की उम्र में युवराज जो है वो जज बन जाता है। ये सेकेंड अटेम्प्ट था, युवराज का अलग बात है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ये लगे कि अरे 22-23 साल में बन गए, हम 25 साल के हो गए, हम बन पाएंगे क्या?
क्या पता आपने अपनी कहानी वहाँ फिट कर ली। या दूसरा, आपको प्रियंका डांगी मिलेगी, 5 बार इंटरव्यू से बाहर हुई। कितनी बार? 6 साल से एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। और इस बार ऐसा हुआ कि जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए वो आई तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मुझे लगा कि वो कौन लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठ रहे हैं जो इस प्रतिभा को नहीं पहचान। बहुत ब्रिलियंट बच्ची है वो। तो मैंने प्रतिभा को जाते जाते, वो उस दिन रो पड़ी थी लास्ट इंटरव्यू जब उसका था, कि सर मुझे नहीं लग रहा है इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने उसे कहा था कि अगर मैंने कुछ जीवन में पुण्य काम किए ना, सब तेरे को मिल जाएं। और जब रिजल्ट आया तो मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि उसमें प्रियंका का भी नाम था। तो प्रियंका मिलेगी आपको, जो 6 बार एग्ज़ाम दे रही है, पिछले 6 साल से लगी पड़ी है, वो दिखाई पड़ेगी आपको। तो आपको ये ना लगे कि अच्छा 6 बार में होते हैं क्या, हमारा तो पहला ही है। मैंने देखा है महामूर्ख लोग प्रश्न पूछने लग जाते हैं। तो उस मूर्खता से बाहर निकलना है और कहाँ जाना है? विद्वत्ता की ओर। इसलिए हमने कहा असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। उस मूर्खता से बुद्धिमत्ता की ओर जाना है। आप कहाँ हैं यात्रा में मुझे नहीं पता। अगर आप बुद्धिमत्ता तक आ गए हैं तो बहुत सारी बधाई, मूर्खता में है तो आगे बढ़िए। तो ये जो लोग हैं जिनसे मैं आपको मिलवाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी मैं संदीप को बता ही रहा था नीचे जब हम बैठे थे कि मैं सबसे पहले भटक गया था, इसीलिए सबको रास्ता दिखा रहा हूँ। जब मैं सिविल जज की तैयारी करता था ना, तो मैं सोचता था कि यार कोई एक जज मिल जाए जिससे पता तो चले आखिर करना क्या है। क्योंकि लोग भटकाने वाले बहुत हैं, बहुत सारे भटकाने वाले लोग हैं, और भटकाने वाले लोग ही मिलते हैं। जैसे 2017 में LLB करने के बाद संदीप को किसी ने चैलेंज दे दिया गांव में कि तू कांस्टेबल की तैयारी कर और कांस्टेबल की परीक्षा में मेरे से 1 नंबर ज़्यादा निकाल लाए तो 20,000 रुपये का इनाम ले लेना। तो भाई ने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे लिया। जब लॉ की डिग्री के बाद करना क्या चाहिए था? लॉ की डिग्री के बाद LLB की तैयारी करना चाहिए, सिविल जज की तैयारी करना चाहिए था, ADPU की तैयारी। लेकिन आसपास के लोग सोच ही नहीं बढ़ने देते। प्रॉब्लम ये है। और सबसे पहले आपकी सोच पहुंचेगी, फिर आप पहुंचोगे, ध्यान रखना। तो भाई ने सोचा कि हाँ कांस्टेबल बनेंगे, कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे दिया, कांस्टेबल का एग्ज़ाम पास कर लिया, सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग हो गई। 20,000 रुपये दिए कि नहीं दिए मैंने नहीं पूछा अभी तक, नहीं दिए। तो एग्ज़ाम निकाल लिया, सिलेक्शन ले लिया। लेकिन दिमाग कहीं, जब आप सोच चिंतन वाले व्यक्ति होते हो ना, तो जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप भटकते ही रहते हो, क्योंकि आपका मन शांत नहीं होता। आपको वो जगह चाहिए जहाँ के लिए आप बने हुए हो। तो वो भटकता ही रहा। कांस्टेबल की नौकरी ज्वाइन की, ज्वाइन करने के बाद नौकरी छोड़ी, पहली बार प्री का एग्ज़ाम दिया और 1 नंबर से रह गया। लेकिन एक ही चीज़ जीवन में आगे लेकर जाती है, आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस। और जैसा कि हमारी बात अभी बैठकर हो रही थी कि इस साल की तैयारी कुछ ऐसी थी, उसके पास तो कॉन्फिडेंस था ही, मेरे पास भी कॉन्फिडेंस था। हम लगातार ये बात कर रहे थे इस बार होना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जिस तरह से इंटरव्यू हुआ और जिस तरह से रिजल्ट आया, मैं चाहूँगा कि अपने आप से ही वो अपने इंटरव्यू का प्रोसेस बताएं कि क्या क्या पूछा गया, क्या हुआ। आपसे माइक में सामने जुड़ें। और मेंस में जिस तरह से तैयारी करी, मतलब क्वेश्चन लिख करके दिखाना और उसमें से आंसर क्या सही होगा क्या गलत होगा वो बार बार पूछना, उसको समझना, उसको करेक्ट करना। और फिर लास्ट में जो टेस्ट हुआ उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर रंजीत आ रहा था, और उसके खुद के कॉन्फिडेंस में वो बात थी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं, ये बात कब पता चलेगा? जब आपके पेट से आवाज़ आएगी मेरा तो हो रहा है। वो आवाज़ बहुत ज़रूरी है। अगर वो आवाज़ जिस दिन आ गई कि मेरा तो हो रहा है, समझो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। या तो आपके पास आवाज़ आए या सामने वाले से आवाज़ आए। मतलब आप खुद देख पा रहे हो, आपके टीचर देख पा रहे हो, किसी एक को तो दिखना चाहिए। और कोई नहीं देख रहा है, इसका मतलब समझना कि कहीं तो गलती है, और वो गलती हमको पीछे लेकर के जाएगी। एक बात आपको और बता दूं मैं, जो लोग महाराष्ट्र जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, कल महाराष्ट्र का भी रिजल्ट आ गया। शाम 5 बजे रिजल्ट आया महाराष्ट्र जुडिशरी का। हमारे यहाँ से एक बच्ची एग्ज़ाम में बैठी थी, उसका नाम है साक्षी खरे, और वो 13वां रैंक लेकर आई है। तो आपको ये भी जानकारी दे दूँ। और क्योंकि एक ही बच्ची बैठी थी, एक ही रिजल्ट आया, तो मैं उसको भी 100% ही मानकर चल रहा हूँ। कल रिजल्ट आया तो साक्षी का कॉल आया, बोली सर कमाल हो गया। मैंने कहा कमाल क्या हुआ? बोलती सर 13वां रैंक आ गया। एक बार रंजीत के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मैं चाहता हूँ 2 मिनट रंजीत आपसे बात करें, और बड़ा मज़ेदार रंजीत का इंटरव्यू रहा है, उसके बारे में भी आपको बताएं कि क्या पूछा गया, क्या हुआ, ताकि आपको एक्चुअल फ्लेवर मिले कि इंटरव्यू होता कैसा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न यही है, क्योंकि प्री के पेपर तो मिल जाते हैं, मेंस के आंसर सॉल्व मिल जाते हैं, इंटरव्यू की बस कहानियाँ पता चलती हैं। ऐसा होता है। अब होता क्या है, उसके लिए खुद उस पर्सन से बेटर कोई नहीं होगा जो अभी अभी ताज़ा इंटरव्यू फेस करके आया है और जिसने सफलता भी पाई है। तो रंजीत को मैं माइक पर बुला रहा हूँ। रंजीत, ऑल योर्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ आपको। मेरा नाम रंजीत भदगारिया है। मैं भिंड जिले के गौद तहसील के गुईसर ग्राम का निवासी हूँ। मैंने अपनी 8वीं तक की पढ़ाई गांव के ही शासकीय स्कूल में पूरी की थी। उसके बाद मैंने 11वां 12वां ग्वालियर से किया था। उसके बाद विधि संस्थान जीवाजी विश्वविद्यालय से 2017 में LLB पास की थी। LLB के दौरान मैं LLB की पढ़ाई नहीं करता था। हमारे क्षेत्र में आर्मी और पुलिस का ज़्यादा क्रेज रहता है, तो जुनून वही चढ़ा रहता था कि दिन भर दौड़ना और पुलिस का एग्ज़ाम की तैयारी करना। तो मैंने सेल्फ ही तैयारी करके 2013 में पुलिस कांस्टेबल का पेपर पास किया। उसके बाद मुझे पोस्टिंग भी हो गई। भगवान ने लंबाई मेरी थोड़ी सी कम दी है, तो आधा इंच के कारण मुझे फाइनल सिलेक्शन नहीं मिल सका। रीमेडिकल जी सर तो रीमेडिकल में मैं बाहर हो गया। बड़ा दुखी हुआ मैं, लेकिन वहाँ पे मुझे किसी ने समझाया कि आप लॉ कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए जीवन में कुछ बेहतर लिखा हो। तो बस उस बात को मैं ध्यान में रख के पढ़ता रहा। उसके बाद 2014 में फिर कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, फिर मैं पास हो गया, फिर मेरिट में 1 नंबर से रह गया। 2016 में मैं तैयारी करने के 17 में LLB कंप्लीट होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो कोटल एकेडमी के पास चलते हैं, पूछ के आते हैं कि तैयारी का क्या फ़ीस है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ तैयारी करने आया था, तो मेरे एक मौसी के बेटे थे, उन्होंने मुझे फिर भटका दिया कि आप क्या करोगे, 3-4 साल लगेंगी तैयारी करने में, कांस्टेबल की तैयारी तुम्हारी अच्छी है, ACF इस बार ज्वाइन कर लेना, तो मैं पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने अपने पैसों से मुझे किताबें लेकर दे दी। मैं जाके फिर पढ़ने लगा। LLB के एग्ज़ाम के दौरान कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, तो कांस्टेबल की पढ़ाई करता था, LLB की पढ़ाई नहीं करता था। उसके बाद मैं पेपर देने भोपाल गया, तो आधार कार्ड उन्होंने मान नहीं किया, तो मुझे पेपर ही नहीं देने दिया। फिर दुखी होकर मैं वापस आया। फिर मैंने कहा अब मैं कांस्टेबल नहीं दूंगा, पापा ने फाइनली मना कर दिया था, नहीं दूंगा। 17 में LLB के बाद मैं सिविल जज की तैयारी के लिए थोड़ा सा मन बनाया। ग्वालियर में 1 आध जगह कोचिंग गया 1 आध महीने के बाद। फिर वो शर्त वाली बात आ गई कि इस बार पेपर निकाल दो तो 20,000 रुपये इनाम है। तो उनकी चुनौती स्वीकार करके मैंने फिर सेल्फ तैयारी की। 100 मिनट में 75 नंबर लेके आया 100 में से, तो मैं सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैंने सोचा कि इंदौर में ही जाके सिविल जज की तैयारी करेंगे और वहीं नौकरी करेंगे। तो मैंने पहली बटालियन जो मरी माताब है उसमें मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने वहाँ पूछा लोगों से जाके क्या नौकरी के दौरान तैयारी के लिए समय मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं मिलेगा। तो मैंने फाइनली नौकरी छोड़ दी। उसके बाद मैंने तैयारी की। तैयारी करने के बाद मैंने प्री दिया, तो 1 नंबर से रुक गया। तो मैंने सोचा कि नहीं अगली बार तो मैं कर ही लूँगा। तो अगली बार मैंने प्री क्वालिफाई किया, मेंस बिना पढ़े दिया, नहीं हुआ मेंस में, क्योंकि बिना मार्गदर्शन के सभी चीज़ें नहीं मिल जाती। कांस्टेबल का एग्ज़ाम छोटा था तो मैं खुद से कर लेता था, ये नहीं कर पाया मैं। उसके बाद मैं मेंस के टाइम पे इंटरव्यू पढ़ने आया कोटल एकेडमी में भार्गव सर के पास। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू सिखाया कुछ समय में ही। तो कुछ 10-15 दिन में ही मेरा ललक इतनी अच्छी थी कि मैं सीख गया कि जजमेंट होता क्या है। तो जजमेंट लिखा मैंने, जजमेंट में अच्छे नंबर आए, तो मुझे लगा कि जजमेंट में भी सीख गया। तो उसके बाद फिर मैंने दिया। तो कोरोना से पहले वाला जो प्री का अटैम्प्ट था, तो मैं प्री क्लियर फिर हुआ। उसके बावजूद भी मैंने फिर तैयारी सेल्फ भी की मेंस की, तो नहीं हो पाया। कोरोना में मुझे ये लगा कि कोचिंग शायद कहीं बंद होंगी। इतनी बुद्धि काम नहीं करती थी कि ऑनलाइन क्लास लेके तैयारी कर सकूं, कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकूं, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद मैंने फिर किया, तो नहीं हुआ, मेरा फाइनल रुक गया। उसके बाद फिर इस बार फिर प्री दिया। प्री के पहले मेरी सिस्टर की शादी थी, तो मैं 8 दिन पहले शादी में गया। शादी की तैयारी पहले ही करके गया, लौट के आके फिर तैयारी की। तैयारी करते करते जैसे ही प्री क्वालिफाई हुआ, तो मैंने कहा इस बार तो कोटल एकेडमी में मैं टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा ही। आगे मैंने टेस्ट सर से तो जुड़ाव रहता था पहले से ही, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। शुरुआत में मेरे 40 नंबर आते थे 100 में से, फिर धीरे धीरे मैं बढ़ता गया 74 तक पहुँच गया। प्रत्येक पेपर में 70-75 ऐसे एवरेज नंबर आते थे। जो मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते थे, मैं सर से आके मिलता था कि सर इसको कैसे तरीके से सॉल्व करना है, लिखना किस तरीके से है। सर ने मेरी बहुत हेल्प की। तो मैं यहाँ पे पढ़ता था, तो मेरे नंबर अच्छे आते थे, मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि मेरा इस बार हो जाएगा। और फाइनली यही हुआ कि मेरा मेंस में इस बार सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी के लिए आया, तो सर ने इंटरव्यू की तैयारी कराई। सर बोलते थे कि पहला और ये आखिरी एक ही बार करना है, दोबारा इंटरव्यू नहीं देना है तुम्हें। तो मैं तैयारी करता था, इंटरव्यू में खूब सर का सहयोग मिला, तो आज मैं सिलेक्ट हो गया। तो तैयारी लोग बाग सोचते हैं स्टूडेंट की तैयारी में बहुत समय लगता है, कोई समय नहीं लगता। यदि आप पूरे लगन से मेहनत करो, 1 साल 2 साल बहुत है।
अब मैं अपनी तैयारी बताऊं तो कोरोना के बाद की तैयारी है। पहले तो इधर इधर भेज दिया तो इधर चला गया, इधर भेज दिया तो इधर चला गया, ये वाली स्थिति थी। तो ये सब है। और जबकि तैयारी करते दौरान यदि तुमको खुद को लगने लगा, सेटिस्फेक्शन आ जाए कि हम अच्छा कर रहे हैं, बस उसी दिन सिलेक्शन हो गया। और सफलता का कोई बता रहा हूँ, इंटरव्यू सर बहुत अच्छा हुआ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। कल क्यों स्टार्ट करें, आज से इसको स्टार्ट करें। यदि कोई कार्य, मैं 2 लाइन तुम्हारे लिए बोलना चाहता हूँ, यदि कार्य कोई तुमने प्रारंभ कर दिया है तो उसका अंत ही कर दो। यदि बीच में छोड़ दिया तो वो तुम्हारा अंत कर देगा। डेली का टारगेट सेट करो। ऐसे लगता है कि आज हमें IPC 100 तक पढ़ना है, तो तुमने 80 तक छोड़ दिया ना, तो वो गड़बड़ हो गया। 100 तक पढ़ के फिर छोड़ो, दूसरा नया टारगेट बनाओ। छोटे छोटे टारगेट सॉल्व करो, उसके बाद बड़ा टारगेट अपने आप अचीव कर लोगे। और इंटरव्यू में मैं सर के पास इंटरव्यू देने आता था तो मुझे लगता था कि मैं भिंड का हूँ, आवाज़ थोड़ी कड़क भी है, ये नहीं हो जाए कि उनको आवाज़ मेरी समझ में नहीं आए। तो सर से पूछा, सर मेरी आवाज़ सही है? सर बोले बढ़िया बुलंद आवाज़ है। इतनी अच्छी बोलो कि वहाँ तक सुनाई तो दे सके। नहीं जी सर, बार बार मुझे ये लोग बोलते थे कि आवाज़ तुम्हारी सही नहीं है, आवाज़ का तुम्हारे लिए बहुत गड़बड़ है। तो ठीक है। तो इंटरव्यू देते थे मौके, यहाँ पे 4 मौके मिले देने के लिए। उसके बाद मेरा मन था कि मैं 1-2 मौके और दूँ, तो मैडम से बोला तो मैडम ने 1-2 मौके मेरे एक्स्ट्रा भी करा दिए थे। इंटरव्यू में कुछ नहीं, मैं पढ़ के गया, सर ने तो कुछ अच्छे तरीके से समझाया क्या कहना है, किस तरीके से तुम्हें इंटरव्यू कॉन्फिडेंस बना के रखना है। तो मेरा कॉन्फिडेंस, सर से इंटरव्यू देने गया था तो उसी दिन सर से मिलके सर के हाथ से चॉकलेट खा के गया था। सर ने कहा कि लौट के आओ, लड्डू खिलाएंगे। जी सर। तो मैं वहाँ पहुँचा इंटरव्यू देने। तो मेरा इंटरव्यू में अंदर प्रवेश किया, 4था नंबर था मेरा, 5:30 बजे करीब आया। तो मैं क्या, सर बोलते थे कि एविडेंस CRPC मेरे फेवरेट विषय थे। तो सर बोलते थे ऐसा करना, तुम इंट्रोडक्शन में भी बोल देना कि मेरा एविडेंस CRPC फेवरेट है, तो अब अच्छे से बता लोगे, मुझे विश्वास है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ये सब नहीं बोल पाया वहाँ पे, लेकिन इंटरव्यू मेरा टोटल CPC पे चला। ये मेरा दुर्भाग्य है, ठीक है ना। नहीं, 15 मिनट का इंटरव्यू CPC पे चला और बढ़िया डील किया, अच्छी बात ये है। तो हुआ ये, मैं अंदर गया, जैसे ही मैं बैठा, कोई दिक्कत नहीं, उनको डर लगता है कि पता नहीं वो लोग कैसे होंगे। वो लोग तो सर से भी साधारण है, ऐसा उनका व्यवहार नहीं रहता, बड़ा बिल्कुल फ्रेंडली माहौल रहता है, ठीक है। तो मैं गया, मैम ने पूछा कि पूरा बता दूं सर? ये इंटरेस्टेड है जानने में। जी सर। सुनना चाहते हो ना क्या क्या? जी सर। तो मैम ने पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मैम मेरा नाम रंजीत भतकारिया है। उसके बाद बोलती हैं कि आप भिंड जिले से हैं? मैंने कहा जी मैम। कि आपका जन्म भिंड में ही हुआ है? मैंने कहा जी मैम। फिर बोलती हैं आपके दादा परदादा भिंड में ही रहते हैं? हमने जी मैम। फिर बोलती हैं भिंड क्यों प्रसिद्ध है? तो ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। तो मैंने कहा कि भिंड चंबल के बीहड़ के लिए और डाकुओं की सड़स्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके बाद बोलती हैं अच्छा वहाँ कौन कौन से डाकू थे? तो मैंने 4-5 डाकुओं के जो हमारे साथ, हमारे यहाँ के लोग समझ रहे होंगे, मलखान सिंह, मोहर सिंह गुर्जर, पान सिंह तोमर, फूलन देवी, पुतली भाई। तो मैम बोल दिया क्यों, फूलन देवी से भी पहले कोई देवी थी? तो मैंने कहा सॉरी मैम मुझे याद नहीं है, शायद होंगे। तो एक सर ग्वालियर के थे जो जस्टिस बैठे थे, वो आपस में बात करने लगे कि फूलन थी तो पहले बहुत देवी, लेकिन फूलन देवी ज़्यादा फेमस हो गई थी। ठीक है। उसके बाद पूछते हैं क्यों फूलन देवी अभी जिंदा है कि मर गई? तो मैंने कहा मैम फूलन देवी का कुछ समय पहले देहांत हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया CPC से कि एक सिविल बाद के लिए कौन कौन से एक्ट अप्लाई हो सकते हैं। क्वेश्चन नया था, दिमाग काम नहीं किया वहाँ से, लेकिन दिमाग आया कि अपन 12 सब्जेक्टों में सिविल के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैंने बताना स्टार्ट कर दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, विंध्य संतोष अधिनियम, परसीमा अधिनियम, सब बता दिया। संविधान को छोड़ दिया क्योंकि वो तो संविधान ही है, ठीक है ना। वैसे संविधान को हम सिविल में ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो फिर मैं एविडेंस बताना भूल गया। तो मैम का क्रॉस क्वेश्चन आया क्यों एविडेंस अप्लाई नहीं होता? मैंने कहा जी मैम मैं बताना भूल गया, एविडेंस भी अप्लाई हो सकता है, सॉरी मैम। फिर दूसरे सर ने क्रॉस किया कि एविडेंस किस स्तर पर अप्लाई होता है? तो मैंने कहा विचारण स्तर पर अप्लाई होता है। तो बोलते हैं विचारण कार्रवाई कब से प्रारंभ होती है? तो क्रिमिनल फेवरेट था तो सीधा जवाब निकला कि आरोप पत्र प्रस्तुत करने के बाद, और इंटरव्यू चल रहा है सिविल पे। तो बोलते हैं क्यों, क्या सिविल मामलों में भी आरोप पत्र फाइल किया जाता है? मैंने कि नहीं सर, सिविल मामलों में वाद पत्र फाइल किया जाता है। फिर मैम के पास क्वेश्चन आया तो मैम ने बोला कि एक वाद पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखोगे?
क्वेश्चन नया था, कोई रटा रटाया नहीं था, वो तो दिमाग वहाँ पे सही से काम किया। तो मैंने कहा ये सरल सा क्वेश्चन है, मैं नहीं बता पाऊँगा तो इंटरव्यू सही नहीं रहेगा। तो ऑर्डर 7 नियम 11 बात पत्र नामंजूर किए जाने की कंडीशन बताई गई हैं, तो वो नेगेटिव बताएगा, उसको मैंने पॉजिटिव करके पेश कर दिया कि सबसे पहले मैं मुझे देखूंगा कि बात 2 प्रतियों में फाइल किया गया है कि नहीं, उचित स्टैम्प और मूल्यांकन पे लिखा गया है कि नहीं, इतना ही बोल पाया। मैडम ने बोला अच्छा उचित मूल्यांकन स्टैम्प पे नहीं लिखा गया तो फिर आप क्या करोगे? तो मुझे लगा कि मेरा आंसर सही जा रहा है। क्या करोगे? तो मैंने कहा कि सर उस न्यायालय उसको विदिन समय में मूल्यांकन ठीक करने के लिए समय देगा, यदि फिर भी ठीक नहीं करता तो बोलते हैं फिर क्या करोगे? तो मैंने कहा बात पत्र नामंजूर कर देंगे, ख़त्म हो गया यहाँ पे। फिर सर पूछते हैं कि अच्छा एक बात पत्र आ गया, फिर आप क्या कार्रवाई करोगे आगे? तो उन्होंने सिविल ट्रायल पूछी थी इनडायरेक्टली तरीके से, तो मेरा दिमाग नहीं काम किया, नहीं बता पाया। मुझे ऑर्डर 5 से लेके समन बन पूरी प्रोसीजर बतानी थी, पढ़ा भी था लेकिन मैं प्रश्न नहीं समझ पाया। तो मैंने कहा सर पक्षकारों को बुलाएंगे, पक्षकारों की परीक्षा करेंगे, उसके बाद साक्ष्य एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। तो उनको आंसर थोड़ा सा सही नहीं लगा तो वो दूसरे क्वेश्चन पे चले गए। फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा, प्रॉब्लम बनाई आदेश 33 CBC के ऑर्डर से कि एक व्यक्ति है जिसकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर लिया है, उसको न्यायालय की फीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या वह सिविल बात संसद कर सकता है? मैंने कहा जी सर कर सकता है। कि कहाँ प्रोविजन बताया गया? तो मैंने सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 33 में। अच्छा क्या प्रोविजन है वहाँ पे? तो मैंने कहा सर वो निधन व्यक्ति के तौर पर बाल लाने की इजाज़त हेतु पहले आवेदन करेगा, यदि न्यायालय आवेदन को मंजूर कर लेता है तो फिर वो कर लेगा। तो बोला कैसे पता चलेगा निधन व्यक्ति है? तो मैंने कहा कि यदि डिग्री के निष्पादन में छूट प्राप्त संपत्ति को छोड़कर, बाद की विषय वस्तु को छोड़कर, उसके बाद जंगम में स्थावर संपत्ति कुल मिला के 1000 रुपये से अधिक मूल्य की नहीं है तो माना जाएगा निधन व्यक्ति है। अच्छा जांच कौन करेगा? मैंने कहा न्यायालय जांच करेगा। कि न्यायालय कैसे करेगा? तो मैंने कहा सर न्यायालय अपने मुख्य लिपि वर्गीय अधिकारी से जांच कराएगा। बैरक पढ़ा था प्री का तो रटा था तो मैं बोल दिया करेगा। तो बोलते अच्छा यदि वो निधन व्यक्ति बाद में सफल हो जाता है तो न्यायालय फीस किससे वसूली जाएगी? तो मैंने कहा कि न्यायालय फीस फिर बाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगी, उससे ही वसूली जाएगी। यदि असफल हो जाता है तो हमने कहा असफल हो जाता है तो बादी से वसूली जाएगी। फिर बोलते हैं बादी से कैसे वसूली जाए? उनको तो सॉरी बुलवाना था, सीधी तरीका ये था, ठीक है ना कि बादी से कैसे वसूली जाएगी? तो मैं नहीं आया आंसर मुझसे। मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कुछ बोलने वाला था, रुक गया। मैम बोली अच्छा बोलिए आप कुछ भी बोलो। तो मैंने कहा मैम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। अरे बोलो तुम्हारे मन में क्या है? तो मैंने बोला सर संपत्ति को कुर्की या विक्रय द्वारा या फिर उसको सिविल कारागार में प्रवृत्त करके। ठीक है, आंसर गलत था। सर बोलते हैं अच्छा उसके बाद प्रॉपर्टी नहीं तो कुर्क क्या करोगे तुम? तो मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद ही नहीं है, मुझे आ ही नहीं रहा फिर बोलते हैं आ ही नहीं रहा तो फिर आप न्याय नहीं कर पाओगे। मैंने कहा सर मैं जानने का प्रयास करूँगा। तो वो खुश हो गए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये हो गया, उनके पास प्रश्न आया। एक और सर बैठे थे जो विशाल धाकड़ सर, वो पूछते हैं इंग्लिश में, क्या पूछा मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या पूछा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हुआ था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि सॉरी सर मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, एक बार हिंदी में एक बार रिपीट कर दीजिए। हिंदी नहीं बोला था, रिपीट कर दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि वो एक आप जमानत के लिए आपके साथ आवेदन आता है तो है? हिंदी में बताया, क्यों नहीं बताया उन्होंने? नहीं बताएंगे तो फिर वो बोलते हैं कि एक जमानत के लिए आपके पास आवेदन आया तो जमानत आप किस आधार पर देने से मना करोगे, खारिज करोगे? तो कोई रटा रटाया तो रहता नहीं है इंटरव्यू, सर सही बता दें, कोई इसका सेट नहीं है, वो तो प्री मेंस की तैयारी दिमाग में फिट है, वही बोल पाते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा जी जमानत वाला क्वेश्चन है, सॉरी बोल दूंगा तो नकारात्मक प्रभाव जाएगा, तो थोड़ा सा बताने की प्रयास करते हैं। तो मैंने धारा 437 CRPC में गया। मैंने कहा सर यदि आवेदन आता है, यदि मृत्यु आजीवन कारावास का उसने अपराध किया है तो जमानत नहीं देंगे। यदि उसके पहले उसने एक बार 7 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध किया है और 2 सिद्ध किया गया तो जमानत नहीं देंगे। 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से अधिक यदि अपराध के लिए 2 बार 2 सिद्ध किया गया तो जमानत नहीं देंगे। मैडम चिढ़ गई, ये तो आप डायरेक्ट बता रहे हो, न्यायालय का विवेक क्या है मतलब मुस्कुराते हुए। तो मैंने कहा सॉरी मैम, न्यायालय के विवेकाधिकार के बारे में 439 में प्रोविजन किया गया है, सिविल वो सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियाँ बताई गई हैं जमानत के संबंध में। अच्छा, फिर क्वेश्चन आया कि धारा क्या हाईकोर्ट 482 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमानत दे सकता है? तो 482 में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है।
और मैंने पढ़ा होगा तो मुझे याद नहीं आया। मैंने अभी मैं बोल दूँ अनुमान लगा के कि दे सकता है, तो फिर वो पूछेंगे कहाँ लिखा है, कौन सा केस लो है, तो मैंने कहा शांत रहेगा सर। मैंने कहा सॉरी सर मुझे याद नहीं है। मैंने कहा सर अंतर्निहित शक्ति 439 में बताई गई है हाईकोर्ट की, ठीक है। फिर वो बोलते हैं सर कि 482 में है क्या? तो मैंने कहा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति हैं। तो बोलते हैं उच्च न्यायालय की है, मजिस्ट्रेट को नहीं है। मैंने की नहीं है, हो गया, ठीक है, सही आंसर। उसके बाद एक प्रॉब्लम बनाई एविडेंस एक्ट में कि कोई साक्षी आपके सामने, आप या ये जज बैठे हो, झूठ बोल रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि झूठ बोल रहा है, कि आप उसका एविडेंस रिकॉर्ड करोगे या फिर उससे प्रश्न कर सकते हो। तो मैंने कहा सर भारतीय साक्ष्य विधि की धारा 165 में बताया गया है कि सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए न्यायाधीश साक्षी से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। क्लियर? बोलते हैं कि अच्छा। फिर सर ग्वालियर के बोलते हैं कि आपने LLB कहाँ से की? मैंने सर विधि संस्थान जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तो बोलते हैं अच्छा आप LLM करने इंदौर चले गए? तो मैंने कहा सर LLM करने इंदौर नहीं गए थे, मैं तैयारी करने इंदौर गया था। तो बोलते हैं अच्छा सोचा होगा कि LLM भी कर लें साथ में। हमने कहा जी सर। मैम बोलती हैं कि LLM आपने इसलिए किया कि नेट सेट देना है आपको या प्रोफेसर बनना है? तो मैंने कहा सॉरी सर मैम मेरा ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं था LLM करने का, बस इतना था कि तैयारी के दौरान मुझे लगा कि मुझे अपने एकेडमिक करियर पे भी ध्यान देना चाहिए, तो मैंने LLM कर ली। तो बोला काय से की LLM? तो मैंने क्रिमिनल लॉ से की। मैंने कि पूछ लिया LLM का, तो मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो भैया बोलते हैं चलो हो गया आपका, आप जा सकते हैं। तो मैं बाहर निकला तो मेरे पैर ज़मीन में नहीं लग रहे थे, जिस स्थिति थी मेरी। हो गया इंटरव्यू, यही सब पूछा। तो मैंने कुल मिला के 3-4 जगह सॉरी बोला, मैक्सिमम सब जवाब दिए। तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा कि मैं सब बता के आया हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा।